हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका। और जो हम कर रहे थे ब्रांच वाइज रिवीजन टेक्सटाइल की, उसी की आज हम लास्ट क्लास देखेंगे टेक्सटाइल की, जिसमें पूरे टेक्सटाइल से या कह सकते हैं कि संपूर्ण सिलेबस टेक्सटाइल का टोटल हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उसके होंगे 125 क्वेश्चन आल टोटल। जितना मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की संभावना है और उसकी थोड़ी मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उनके ऑप्शन से आसपास की चीज़ों को हमने यहाँ पर रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये टेक्सटाइल की टोटल जो सिलेबस है उससे स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ साइंस। उसमें भी हम जितनी भी चीज़ें हैं उसको पूरा मेन मुद्दों पर हम डिस्कशन करते हुए पूरा जो है ब्रांच वाइज हेल्थ साइंस हम रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम जरा सा देख लेते हैं कि किन किन पर ये प्रश्न बने हैं। ऐसे भी आप देख लीजिएगा और वैसे भी कहीं नोट कर लीजिएगा कि आप इनको जो है स्पेशली इन टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़िए। सॉरी। देखिए पहला है हमारा टॉपिक फाइबर के प्रकार, जिसमें आ जाएंगे प्राकृतिक और कृत्रिम सारे फाइबर आ जाएंगे। फिर है फाइबर की संरचना और गुण। फिर है कपड़े के निर्माण की तकनीकें। फिर है यार्न का निर्माण और प्रकार। अगला हमारा टॉपिक होगा बुनाई की विधियां, जिसमें वेविंग की तकनीकें आएंगी। फिर है निटिंग और क्रोशिया, यानी कि पहले जो है बुनाई की, फिर निटिंग यानी कि जो हम क्रोशिये से और सलाई से करते हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। फिर है गैर बुने वस्त्र। फिर रंगों और डाई का परिचय। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा वस्त्रों में डाई करने की तकनीक, ये चीजें हम देखेंगे। फिर देखेंगे 10 नंबर का हमारा टॉपिक होगा वस्त्रों की फिनिशिंग प्रक्रियाएं। फिर 11 में होगा छपाई की तकनीक। फिर है वस्त्रों का रख रखाव और संरक्षण। फिर अगला है हमारा कपड़ों का चुनाव। उसमें हम देखेंगे कि हम चुनाव कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है और उपयोगिता क्या है, ये चीज देखेंगे। फिर होगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक 14 नंबर का जल रोधी और अग्निरोधी, यानी कि जब हम फैब्रिक पर या कपड़े पर हम जब ये परिसज्जाएं करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं जी कि जो है कपड़ा हमारा या वस्त्र कैसा हो जाए, जल रोधी हो जाए और क्या है अग्निरोधी, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर अगला है वस्त्रों में पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे। फिर है वस्त्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को देखेंगे। फिर है वस्त्रों में नवीन तकनीक। फिर है वस्त्र परीक्षण की तकनीक, यानी कि किस प्रकार से वस्त्रों का हम परीक्षण करते हैं ना, नवीन तकनीकियां देखेंगे स्मार्ट टेक्सटाइल में। फिर इसके बाद हम देखेंगे अपना सॉरी फैशन और वस्त्र उद्योग का परिचय। वो ग्रीन कलर मुझे लगा सही नहीं है, डार्क कम लग रहा था। फिर देखिए अगला है 20 नंबर का कि वस्त्रों का टिकाऊ उपयोग, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम अगले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक की वस्त्र उद्योग में नवीनतम प्रवृत्तियां है ना, ट्रेंड्स क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, जैसे टक हो गया, कॉलर हो गई, ये सारी चीजें इसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारंपरिक भारतीय वस्त्र, यानी कि जो भी हमारे पारंपरिक भारतीय वस्त्र जिसमें खादी हो गया, बनारसी हो गया, चंदेरी हो गया, ब्रोकेड हो गया, रेशम, मतलब जैसी भी चीजें होंगी, ढाका का मलमल हो गया, ये इतनी चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। फिर है वस्त्रों का आर्थिक महत्व। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वस्त्र उत्पादन में स्वास्थ्य और सुरक्षा। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा लास्ट वस्त्र उद्योग में कैरियर, है ना। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स अपना पढ़ते हुए करेंगे रिवीजन पूरा टेक्सटाइल का। फिर जो है करेंगे कल या परसों से हेल्थ साइंस संपूर्ण 8-10 क्लास में। फिर उसके बाद होगा एक्सटेंशन एजुकेशन। इसी तरह से हम पूरा पूरा ब्रांच वाइज रिवीजन और सब पूरे ब्रांच की अलग अलग प्लेलिस्ट, जैसे कि हम इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारी 50 डेज की सीरीज चल रही है उसकी अलग 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 तो जो है पीडीएफ उसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना ही दी। 25 सीरीज हमारी उसकी कंप्लीट हो गई, यानी कि 25 क्लास हमने पढ़ ली है सारी। और जो है अब हमारा आज टेक्सटाइल भी जो है समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज की सीरीज का। एक और खास बात, जितने भी हमने 25 ये जो आपको टॉपिक्स बताए हैं ये सारे कहीं ना कहीं आप नोट लिख लीजिए, या अपने मेन जो आप नोट्स बनाए हैं उस पर ऊपर ही लिख लीजिए, और एक एक दो दो टॉपिक आप रोज रिवीजन
करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, कपास में फाइबर की मुख्य संरचना क्या होती है? ऑप्शन हमारे हैं प्रोटीन, सेलुलोज, नायलॉन, एक्रिलिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज, है ना। कपास में मुख्य संरचना क्या होती है? तो सेलुलोज की होती है। इसमें लगभग 90 से कितना 91% तक का सेलुलोज आपको देखने को कपास में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पौधा, कीट, कृत्रिम प्रक्रिया, खनिज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीट, है ना। कीट के द्वारा ही हमको रेशम प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि रेशम का कीड़ा, जिसका क्या नाम है? बाम्बेक्स मोरी, है ना। बाम्बेक्स मोरी जो है रेशम के कीड़े का नाम है, और ये किस पर? सहतूत के पेड़ पर पलता है। सेरीकल्चर इसके जो है क्या कहते हैं? इसके जो रेशम के कीड़े का पालन है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। और ये एक वनस्पतिक रेशा है। वनस्पतिक में प्राणिज जगत से रेशम से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त रेशा है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम फाइबर है? देखिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि बिल्कुल ये तो बहुत इजी इजी सारे हैं प्रश्न, ये नहीं है। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि कठिन चीजें सही हो जाती हैं और जो सरल चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं हमसे गलत हो जाता है। आप इतना सोचिए कि भाई अगर आपको इजी लग रहा है तो वो सबके लिए इजी है। तो अगर हम सारे जितने भी इजी प्रश्न करके आते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में ही चल रहे होते हैं, क्योंकि मान के चलिए 70 से 80 प्रश्न लगभग लगभग सब लोगों को सही हो जाएंगे, सब लोगों के। तो जो आप अगर आता हुआ जो सरल प्रश्न है अगर आपका वो गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो सरल प्रश्न तो सब लोग कर लेंगे, और जो कठिन लेवल का प्रश्न है अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप इमेजिन करिए कि वो बहुत से लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो उसमें गलत होने की संभावना सब लोगों की है। तो इस तरह से आप कंपटीशन की होड़ में रहेंगे। इसलिए आप बस इतना करिए कि रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सरल को सरल मानकर आप रिवीजन करिए कि ये हमको कंपटीशन में आगे ले जाएंगे, इतना सोच लीजिए। इसीलिए हम बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं गए हैं। आप सिर्फ रिवीजन करिए, कहीं ना कहीं गलत नहीं होना चाहिए आपका, सरल प्रश्न नहीं गलत हो जाए। अगर सरल प्रश्न आपने एक भी गलत किया तो समझ लीजिए आप कंपटीशन से बाहर होंगे, इतना आप पक्का मान के चलिए। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम फाइबर है? ऑप्शन है जूट, ऊन, रेयान, रेशम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेयान। ये हमारा कृत्रिम फाइबर है। बाकी रेशम, ऊन और जूट ये सारे क्या हैं? ये प्राकृतिक फाइबर में आते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा फाइबर गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म महसूस कराता है? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं कपास, ऊन, पॉलिएस्टर, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊन, है ना। ये ऊन क्या होता है? तो ये ठंडी में सर्दी में जो ठंडी और सर्दी होती है उसमें गर्म का एहसास कराता है। शीतल जलवायु के लिए ऊन सबसे ज्यादा उपयुक्त है ना। शीतल जलवायु में हम क्या करते हैं? ऊन के ऊनी वस्त्र बने हुए पहनते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, नायलॉन का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, कोयला, पानी और वायु, पेड़ की छाल, पशुओं के बाल, और फिर अगला है खनिज तेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोयला, पानी और वायु, इससे हम निर्माण करते हैं। फिर अगला प्रश्न है 6 नंबर का, यार्न का निर्माण किस विधि से होता है? देखिए यार्न का मतलब आप धागा, है ना, चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे रेसा लगा लीजिए, और चाहे तो सबसे ज्यादा मेन है फाइबर। आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए, फाइबर, है ना। इंग्लिश वर्जन देखना बहुत जरूरी है। 2021 टीजीटी में आपका एक प्रश्न यहीं से आया था और बहुत लोगों का गलत भी हो गया था। तो सिर्फ आप फाइबर को ध्यान रखिए। तो हमें फाइबर कैसे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है कताई, बुनाई, निटिंग, डाइंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कताई, है ना। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सूती यार्न को परिष्कृत करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लीचिंग, डाइंग, फिनिशिंग, मर्सरीकरण। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? सूती यार्न यानी कि जो सूती फैब्रिक है उसको परिष्कृत करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मर्सरीकरण, है ना। मर्सरीकरण से हम क्या करते हैं? सूती वस्त्रों को परिष्कृत करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यार्न का प्रकार क्या निर्धारित करता है? प्रश्न है यार्न का प्रकार क्या निर्धारित करता है? तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन।
धागे की लंबाई, धागे का घुमाव, धागे का रंग, धागे की चमक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धागे का घुमाव, है ना। यार्न का प्रकार क्या निर्धारित करता है? धागे का घुमाव यानी कि ऐंठन, ठीक है, ट्विस्ट। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फैंसी यार्न किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मजबूती के लिए, सजावटी प्रभाव के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, आराम के लिए। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, सजावटी प्रभाव के लिए, है ना। जो फैंसी यार्न है उनको हम सजावटी प्रभाव के लिए उपयोग करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यार्न में मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन, धागा, कपड़ा, सिलाई, रेशम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धागा, है ना। यही हमारे यार्न का मुख्य घटक है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बुनाई में क्रॉसिंग विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ताना, बाना, डाई, फिनिश। तो जो क्रॉसिंग विधि है, तो देखिए क्रॉसिंग विधि मतलब आप समझना है, बाने, है ना। बाने को कहते हैं, बाने को क्या कहते हैं? वेफ्ट, है ना। जैसे आपने ये जो है आपने ये किया, ये हमने बुनाई प्रक्रिया स्टार्ट की, तो ये हमारा क्या है? तो ये है ताना, क्योंकि ये लंबवत है। और जब हम इसमें क्रॉस कर देंगे, ऐसे 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 अपना क्रॉस करते हुए जब हमारा फैब्रिक तैयार होगा, तो ये आपका क्या कहलाता है? बाना, है ना। क्षैतिज दिशा में ये बाना आपका कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेफ्ट। ये होता है आपका वार्प और ये होता है वेफ्ट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्रॉसिंग विधि को क्या कहते हैं? तो ये बाना कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ताना और बाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, डिजाइन बनाना, मजबूती प्रदान करना, कपड़े की लंबाई बढ़ाना, रंग डालना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, मजबूती प्रदान करना। ताने और बाने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा जो है यार्न है या कह सकते हैं फैब्रिक है, ओ सॉरी फाइबर है, उससे हम जब कपड़ा बनाते हैं तो हम ताने बाने का प्रयोग करके कपड़े को क्या देते हैं? मजबूती देते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बुनाई का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटन बुनाई, सिलाई बुनाई। तो देखिए सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटन बुनाई, ये सारी बुनाई का प्रकार है। हमारा क्या बचता है? डी, सिलाई बुनाई। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलाई बुनाई। ये किसी प्रकार की बुनाई का तो प्रकार आपका नहीं है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हैंडलूम पर मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है, कपड़ा छापना, यार्न बनाना, कपड़ा बनाना, धागा रंगना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कपड़ा बुनना, है ना। हैंडलूम का मुख्य कार्य क्या है? कपड़े का बुनना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस बुनाई में कपड़ा सबसे चमकीला होता है? ऑप्शन है, सादी बुनाई, साटन बुनाई, ट्विल बुनाई, जालीदार बुनाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साटन बुनाई। इसमें जो है कपड़ा जो है बिल्कुल चमकीला सा होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निटिंग में कौन सा यार्न पैटर्न बनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ट्विल, लूप, साटन, प्लीट। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, लूप, है ना। निटिंग में हम लूप पैटर्न बनाते हैं ना, ऐसे 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 आपके फंदे रहते हैं, आप उसको जो है बिनते चले जाते हैं, तो ये आपके क्या हो गए? ये फंदे हो गए। पाइल बुनाई में ऐसे होता है, एक होती पाइल भी दो प्रकार की होती, कट पाइल, अनकट पाइल। उसमें क्या होता है, ऐसे तौलिया आपने देखा होगा ऐसी भी होती, और एक होती है आपने ऐसे 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 करके बना दिया फिर उसमें कट लगा दिया, तो ये अलग हो गया। तो खुली पाइल, इस तरह से ये लूप हम बनाते हुए चलते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, सिंगल निटिंग में कपड़े का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, सजावट, टी शर्ट, परिधान सिलाई, फर्नीचर। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, टी शर्ट, है ना। टी शर्ट में हम सिंगल निटिंग कपड़े का उपयोग करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोशिये में कार्य उपयोग किए जाने वाला क्रोशिया कार्य में उपयोग किए जाने वाला मुख्य उपकरण क्या है? तो ऑप्शन है, बुनाई मशीन, हुक और यार्न, सिलाई, सुई, रंग सामग्री। तो क्रोशिया कार्य में हम क्या उपयोगी हो गया? हुक और यार्न, है ना। एक जो ऐसे करके आपकी क्रोशिया बनी होती है, आपको इसकी आवश्यकता होगी, और बाकी आपको धागे की या यार्न की आवश्यकता होगी। फिर चलिए अगला है, निटिंग में फैब्रिक की विशेषता क्या है? ऑप्शन है, लचीलापन, कठोरता, भारी वजन, झुर्रियां। तो करेक्ट आंसर क्या है? लचीलापन, है ना। निटिंग में फैब्रिक की विशेषता यही है कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20,
निटिंग प्रक्रिया में कौन सी मशीन का उपयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पावर लूम, सर्कुलर मशीन, निटिंग मशीन, फिर है डाइंग मशीन, फिर है ब्लीचिंग मशीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर्कुलर निटिंग मशीन, है ना। निटिंग प्रक्रिया में सर्कुलर निटिंग मशीन का उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, गैर बुने हुए वस्त्र नॉन वुवन फैब्रिक किससे बनते हैं? तो ये किससे बनते हैं देख लेते हैं अपने ऑप्शन। सॉरी, एक हमारा ऑप्शन ऊपर चला गया। बुनाई, है ना। गैर बुने हुए वस्त्र किससे बनते हैं? तो है बुनाई, फिर है रसायन और दबाव, फिर है सिलाई, फिर है छपाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रसायन और दबाव। आप जानते ही हैं कि ताप और दाब, है ना, इनसे जो है कपड़े हम बनाते हैं बिना निटिंग किए हुए या बिना बुनाई के, और इसमें हम केमिकल मिला करके फिर दाब की सहायता से बनाते हैं। इससे क्या बनता है? जैसे नमदा हो गया आपका, और आपका हो गया जैसे नैपकिन हो गया आपका, है ना। टापा टापा वस्त्र बनते हैं आपके, इसी से छाल वाल की वजह से जो है एक लेयर की तरह बना दी जाती है। और आपका जैसे हो गया छाता हो गया, रेनकोट हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये भी जो है ऐसे ही नैपकिन और जो है पीपी किट, या जो है आप कह सकते हैं कि डिस्पोजल, जो भी हमारे फैब्रिक होते हैं वो सारे इसी प्रक्रिया से बनते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर बुने हुए वस्त्रों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है परिधान, डिस्पोजल उत्पाद, सजावट, लग्जरी वस्त्र। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, डिस्पोजल, है ना। डिस्पोजेबल उत्पाद जो भी होते हैं उस पे हम गैर बुने हुए वस्त्रों का उपयोग करते, सभी हमने बताया आपको, है ना। पीपी किट हो गई या आपका नैपकिन हो गया, या ऐसी चीजें जिनको हम उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। फिर देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गैर बुना हुआ वस्त्र है? ऑप्शन है साटन, निटेड कपड़ा, जूट बैग, फेल्ट। तो फेल्ट मतलब, फेल्ट से हम नमदा बनाते हैं, ताप और दाप, मतलब ये कई चीजें होगी। नमदा तो मान के चलिए कम्बल वगैरह बनते हैं, लेकिन आप जो भी चीजें बना रहे हैं वो फेल्ट के माध्यम से बनेंगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गैर बुने हुए कपड़े की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है पारदर्शिता, झुर्रियां रहित, भारी वजन, ताकत और लचीलापन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताकत और लचीलापन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फाइबर बाइंडिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? तो ये देख लेते हैं, स्टिचिंग हो गई, हीटिंग, प्रेसिंग, है ना। हीटिंग और प्रेसिंग, वाटर प्रूफिंग, ड्राई क्लीनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी, हीटिंग और प्रेसिंग। फिर देखिए अगला प्रश्न, डाई का मुख्य उपयोग क्या है? फैब्रिक में मजबूती देना, फैब्रिक को रंगने में, फैब्रिक की मोटाई में, कपड़े की संरचना बदलने में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फैब्रिक की को जो है रंगने में प्रयोग हम करते हैं डाई का। फिर अगला प्रश्न है 27 नंबर का, कि प्राकृतिक डाई किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन हो गए खनिज, पौधे और कीट से, सिंथेटिक प्रक्रिया, रासायनिक यौगिक। तो क्या पूछा गया? फैब्रिक को रंगने के, सॉरी, प्राकृतिक डाई। तो प्राकृतिक डाई किससे प्राप्त होती है? पौधों से और कीट से। और देखिए सिंथेटिक प्रक्रिया क्या है? तो ये 1856 में किसने? हेनरी पार्कर ने जो है आपके सिंथेटिक रंगों का जो है खोज किया था। और ये 2021 टीजीटी प्रश्न आया हुआ ये प्रश्न है। और जो है ये जो कॉकनेल कीट हो गया और मछली हो गई, अनेक प्रकार की समुद्री उस तरह की चीजों से, ये आपके पौधों से, जैसे कोई पौधे की जो छाल है या उसकी पत्तियां हैं या उसके फूल की जो कलियां, उनसे ये हम डाई प्राप्त करते हैं प्राकृतिक प्रकार की। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, इंडिगो डाई किस रंग को दर्शाता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, हरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला, है ना। इंडिगो डाई हमें क्या दर्शाती है? तो नीले रंग को दर्शाती है। फिर अगला प्रश्न है, डाई प्रक्रिया के लिए कौन सा फाइबर सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है पॉलिस्टर, कपास, नायलॉन, एक्रिलिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कपास। फिर है सिंथेटिक डाई का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर, विलियम पार्किन, माइकल फैराडे, जेम्स वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम पार्किन, है ना। इन्होंने सिंथेटिक डाई का आविष्कार किया। फिर देखते हैं वस्त्र फिनिशिंग का उद्देश्य क्या है? तो वस्त्र फिनिशिंग का उद्देश्य क्या हो जाएगा? कपड़े का वजन बढ़ाना, है ना। फिर हो जाएगा, फिर है कपड़े
का गुणवत्ता बदलना, फिर है कपड़े का आकार बदलना, फिर है कपड़े को कठोर बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़े की गुणवत्ता बनाना। फिर देखिए अगला प्रश्न, कैलेंडरिक प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन हमारे हैं कपड़े को मुलायम बनाने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े को बुनने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कपड़े को मुलायम बनाने के लिए, है ना। हम क्या करते हैं? तो कैलेंडरिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़े को झुर्रियां रहित बनाती है? तो ऑप्शन है ए, ब्लीचिंग, बी है क्रेस प्रूफिंग, सी है डाइंग, डी है ब्रशिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेस प्रूफिंग, है ना, ये कपड़े को मुलायम बनाती है। फिर अगला हम देख लेते हैं अपना प्रश्न, कपड़े को चमकदार बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मर्सरीकरण, डाइंग, वाटरप्रूफिंग, निटिंग। तो क्या हो जाएगा? मर्सरीकरण। इसमें हम क्या करते हैं? कपड़े को भिगोते हैं कास्टिक सोडा में, इस तरह से हम अनेक प्रकार की प्रक्रिया करके कपड़े को चमकदार बनाते हैं। फिर है कपड़े में स्थायित्व लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? स्थायित्व लाने के लिए तो देख लेते हैं क्रोशिया, फिनिशिंग, बुनाई, सिलाई। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, फिनिशिंग। तरह तरह की फिनिशिंग करके हम कपड़े में स्थायित्व, मजबूती, रंग की मजबूती, ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का, कपड़े में छपाई के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्राचीन मानी जाती है? यानी कि पूछ रहा है कि छपाई की सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे पुरानी कौन सी है? तो है रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक प्रिंटिंग। यह जो है सबसे प्राचीनतम तकनीक मानी जाती है। फिर अगला है 37 नंबर, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए होता है ना, कपड़ों को सफेद करने के लिए, फिर हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर कपड़े की छपाई के लिए, फिर है कपड़े को मुलायम बनाने के लिए, फिर है फाइबर की गुणवत्ता सुधारने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर कपड़े की छपाई के लिए हम क्या करते हैं? तो हम ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हैंड प्रिंटिंग में कौन सा उपकरण आवश्यक है? देख लेते हैं ऑप्शन, प्रिंटिंग मशीन, ब्लॉक और डाई, निटिंग सुई, डी है सिलाई मशीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक और डाई, है ना। बड़े कपड़े पर जो है पूरा बड़े पैमाने पर छपाई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, कपड़े की डिजिटल प्रिंटिंग में मुख्य सामग्री क्या है? यार्न, डिजिटल स्याही, फाइबर, सिलाई धागा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल स्याही, इसी का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है 40 नंबर, स्क्रीन प्रिंटिंग में किस सामग्री का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सिलाई सुई, बी है रबर ब्लॉक, सी है स्टेंसिल, डी है ऑप्शन हमारा प्रोसेसिंग मशीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेंसिल, है ना। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हम करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 41 नंबर का, कपड़ों का रखरखाव करते समय सबसे पहले चरण क्या होता है? देख लीजिए, ऑप्शन है उन्हें धोना, बी है उन्हें प्रेस करना, सी है उन्हें वर्गीकृत करना, डी है उन्हें सिलाई करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वस्त्रों को जो है उन्हें वर्गीकृत करना। फिर देखिए अगला प्रश्न है 42 नंबर का, ऊनी कपड़ों को किस प्रकार धोना चाहिए? ऑप्शन जो है देख लेते हैं, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, रसायन युक्त पानी में, ड्राई क्लीनिंग द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ड्राई क्लीनिंग द्वारा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर का, कपास में कपड़ों को सफेद बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, कैलेंडरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लीचिंग। ठीक है, कपड़ों में चमक बरकरार करने क्या करते हैं? तो हम ब्लीचिंग का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जल रोधी कपड़े बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
ऑप्शन है वाटर प्रूफिंग, डाइंग, फिनिशिंग, केस प्रूफिंग। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर ए, वाटर प्रूफिंग। फिर अगला है, कपड़ों के लंबे समय तक टिकाऊ रहने के लिए हम कुछ देर जो है क्या करते हैं, जब लंबे समय के लिए, तो टिकाऊ बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नियमित धोना और सुखाना, स्टोर में रखे रखना, सी है उन्हें बार बार प्रेस करना, डी है केवल ड्राई क्लीनिंग कराना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नियमित धोना और सुखाना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कपड़ों का चुनाव करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फैशन, ऑप्शन नंबर बी है उपयोगिता, सी है ब्रांड, डी है कीमत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगिता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा प्रतिरोधी कपड़े किस उद्देश्य के लिए उपयोगी होते हैं। ए है सजावट, बी है सुरक्षा, सी है आराम, डी है नमी और शोषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा है ना। उष्मा प्रतिरोधी कपड़ों हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस कपड़े गर्मियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये भी देख लेते हैं अपना ऑप्शन में, कपड़े ऊनी होने चाहिए है ना, कपड़े सिल्क के होने चाहिए, कपड़े सूती होने चाहिए, कपड़े नायलॉन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़े सूती होने चाहिए। गर्मियों के लिए सूती कपड़े या कॉटन के जो है कपड़े बहुत ही आरामदायक होते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 49 नंबर का, बच्चों के कपड़े चुनते समय किस कारक पर ध्यान देना चाहिए। तो ये देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए है चमक, बी है आराम, सी है डिजाइन, डी है वजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आराम है ना। बच्चों को हम क्या करेंगे, कपड़े जब चुनेंगे तो आरामदायक जो स्थिति होनी चाहिए, जो कि बच्चों को कंफर्टेबल महसूस हो सके ऐसे हमको कपड़े चुनने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुल्हन के परिधान में प्राय कौन से कपड़े का उपयोग होता है। ऑप्शन है खादी, बनारसी सिल्क, जूट, लिनन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बनारसी सिल्क है ना। बनारसी सिल्क, ब्रोकेट से जरी के वर्क वाले ऐसे कपड़े हम दुल्हन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जलरोधी वस्त्रों में कौन सा तत्व जोड़ा गया है। एक्रिलिक, सिलिकॉन, सेलुलोज, स्टील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन द्वारा जलरोधी वस्त्रों का निर्माण होता है। फिर है, आग निरोधी वस्त्र किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं अपने सॉरी, फैशन, औद्योगिक सुरक्षा, घरेलू उपयोग, डी है सजावट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक सुरक्षा है ना। औद्योगिक सुरक्षा में हम क्या करते हैं, तो हम ये सारी चीजें प्रयोग करते हैं। फिर अगला है 53 नंबर का क्वेश्चन, वाटर प्रूफ फैब्रिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है फैब्रिक को हल्का बनाना है ना, फैब्रिक को हल्का बनाना। फिर अगला है पानी को सुरक्षा प्रदान करना, सॉरी पानी से सुरक्षा। फिर है कपड़े को मुलायम बनाना, डी है कपड़े का वजन बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पानी से सुरक्षा प्रदान करना। हम क्या करते हैं, तो औद्योगिक सुरक्षा, वाटर प्रूफ जो है फैब्रिक में हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफ में ये मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमें पानी से सुरक्षा प्रदान हो। फिर अगला प्रश्न है, आग निरोधी सॉरी, आग निरोधी कपड़े किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो ऑप्शन है सिलाई, फिर है रासायनिक कोटिंग, सी है वाटर प्रूफिंग, डी है बुनाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रासायनिक कोटिंग है ना। आग निरोधी जब हम कपड़े बनाते हैं तो इसपे हम केमिकल की एक लेयर लगा देते हैं, जिससे हमारे कपड़े अग्निरोधी हो जाते हैं। इस तरह से हम अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करके अपने फैब्रिक को अग्निरोधी बनाते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जो है रिवीजन करते रहिए। जलरोधी वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ होता है मुख्यतः, फैशन इंडस्ट्री, वर्षा के कपड़े, सी है बच्चों के प्रधान, डी है सॉरी परिधान, डी है पारंपरिक वस्त्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्षा के कपड़े है ना। वर्षा के मौसम में हम क्या करते हैं, तो जलरोधी कपड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे हमारा रेनकोट हो गया, छाता हो गया, और जो बच्चों के स्कूली बैग होते हैं
और भी अनेक प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं जो कि जलरोधी जो वस्त्र होते हैं उनसे तैयार वस्त्रों से हम तैयार करते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, वस्त्रों पर पर्यावरणीय प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कपड़ों का उत्पादन, ऑप्शन बी कपड़ों की फिनिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है सिंथेटिक फाइबर का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्रों पर पर्यावरणीय प्रभाव का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? तो ये सारी चीजें सही है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा फाइबर पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? नायलॉन हो गया हमारा, फिर हमारा हो गया पॉलिस्टर, नेक्स्ट है फिर जूट, डी है रेयान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है प्रश्न, कौन सा फाइबर पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो पर्यावरण के अनुकूल क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी जूट। नायलॉन सॉरी नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, यानी में कहीं ना कहीं हमारा रासायनिक चीजें मिली हुई हैं जो कि पर्यावरण के लिए इतना ज्यादा हितैषी नहीं है, इसलिए हमें क्या चुनना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जूट, क्योंकि यह जो है पूर्ण तरह से क्या है, एक मिनट, जूट ये प्राकृतिक फाइबर है और इससे किसी तरह का हार्म मतलब नहीं होता, नुकसानदायक ये नहीं है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, वस्त्र उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है बुनाई प्रक्रिया, फाइबर निर्माण, फैब्रिक छपाई, कपड़े की डाइंग। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी फाइबर निर्माण, है ना। फाइबर निर्माण में हम क्या करते हैं, जो भी गैस निकलती है तो उससे पर्यावरण को या ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फाइबर निर्माण, आप ध्यान रखिएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्राकृतिक फाइबर का पुनर्चक्रण या रिसाइकिल क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है लागत घटाने के लिए, पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए, सी है समय बचाने के लिए, डी है कपड़े की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए, है ना। भाई किसी चीज को हम रिसाइकिल, क्या आपने पढ़ा होगा 3R, तो इसमें हम क्या होगा, पर्यावरणीय क्षति कम हो जाएगी। किसी चीज को हम रिसाइकिल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, फिर रीयूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर आर आर, इस तरह से आप करेंगे तो ये क्या होगा, पर्यावरण हितैषी चीजें हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, टिकाऊ वस्त्र उत्पादन में कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कदम महत्वपूर्ण, ऑप्शन देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर का उपयोग, अपशिष्ट जल का प्रबंधन, फिर है अधिक डाई का उपयोग, फिर है उच्च तापमान प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपशिष्ट जल का प्रबंधन, है ना। जो अपशिष्ट जल है उसको हम कहीं ना कहीं अच्छे से प्रबंधित करेंगे तो ये कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट वस्त्र, है ना, स्मार्ट टेक्सटाइल क्या है? व्हाट इज द स्मार्ट टेक्सटाइल? देख लेते हैं। ए है पारंपरिक कपड़े, बी है तकनीकी काया वाले कपड़े, सी है सस्ते कपड़े, डी है केवल फैशन के लिए उपयोगी कपड़े। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी तकनीकी कार्यों वाले कपड़े, है ना। किसी चीज को हम कार्य करने जाते हैं तो जो टेक्निक, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उनका अपना एक ऑपरेशन का पूरा हो गया, या जैसे फौज के, मतलब जैसी भी जो तकनीकी कार्य है, या औद्योगिकरण में जो, जैसे कि आप मान लीजिए एस्बेस्टस हो गया हमारा, ऐसे जो बनते हैं पूरे युद्ध के टाइम, या मान लीजिए जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो अंतरिक्ष यान में बैठने वाले लोग जो कपड़े पहनते हैं, तो इन सब में हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट वस्त्रों में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। एक मिनट, तो ऑप्शन है माइक्रोचिप्स और सेंसर, फिर है फिनिशिंग प्रक्रिया, फिर है सिलाई तकनीक, डी है पारंपरिक बुनाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोचिप्स और सेंसर। इससे हम क्या करते हैं, तो तकनीक जो होते हैं उसके कपड़े तैयार होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 63 नंबर का प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्मार्ट वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सजावट,
बी है कार्य क्षमता बढ़ाना, सी है वजन कम करना, डी है टिकाऊपन बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं हम। ऑप्शन बी कार्य क्षमता को बढ़ाना है ना। स्मार्ट वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्य क्षमता को बढ़ाना, उसमें मजबूती देना, उसको मतलब यूज करके कितनी ज्यादा हम कार्य कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसकी क्षमता को बढ़ाना, प्रोग्रेसिव करना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट वस्त्रों का उपयोग कहाँ किया जाता है, फैशन और खेल, चिकित्सा के क्षेत्र, सैन्य उपकरण, उपरोक्त सभी। तो हमने अभी आपको बताया ना, अनेक चीजों में इसका उपयोग, अब हर तरह के क्षेत्र में इसका उपयोग होने लगा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 65 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा, तापमान नियंत्रित, है ना, तापमान नियंत्रित जो है वस्त्र किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो देख लेते हैं जरा अपने ऑप्शन हम, क्या है, निटेड वस्त्र, है ना, क्या है, तो ये है निटेड वस्त्र, फिर हो जाएगा स्मार्ट वस्त्र, फिर है पारंपरिक वस्त्र, फिर डी है टिकाऊ वस्त्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट वस्त्र, है ना। जो तापमान नियंत्रित वाले जो स्मार्ट वस्त्र होंगे हमारे, जो स्मार्ट तकनीक से बने होंगे, वो तापमान को नियंत्रित करेंगे और ऐसी श्रेणी में वो आएंगे। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वस्त्र परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है वस्त्र की मजबूत जांचना, है ना, मजबूती को हम चेक कैसे करेंगे, फिर है वस्त्र का सौंदर्य परीक्षण, फिर है वस्त्र की लंबाई मापना, डी है रंग परखना। तो करेक्ट आंसर, वस्त्र परीक्षण हम किस लिए करते हैं, हमारे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र की मजबूती को जांचना, है ना। हम जो है वस्त्र परीक्षण करेंगे कि विधीड़, उसका एक होता है विधीड़ परीक्षण, एक होता है उसका जैसे आप वस्त्रों का जो रेशा होता है उसका परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, जो है अनेक प्रकार से भौतिक और रासायनिक अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करके अनेक प्रकार से हम उसको जांचते हैं। तो ये आपका किस लिए हम जांचते हैं, तो वस्त्रों की मजबूती के लिए। फिर अगला प्रश्न है 67 नंबर का, कि रंग परीक्षण में कौन सी तकनीक उपयोग होती है। देख लेते हैं ऑप्शन, ब्लीचिंग, कलर फास्टनेस, सी है वाटर प्रूफिंग, डी है सिलाई। तो देखिए ब्लीचिंग तो हम करते हैं कपड़े में रंग हटाने के लिए भी प्रक्रिया होती है और उसमें चमक बढ़ाने के लिए करते हैं, वाटर प्रूफिंग होती है जलरोधी बनाने के लिए, सिलाई करके तो हम वस्त्र तैयार ही करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कलर फास्टनेस, है ना, कलर फास्टनेस जो है तकनीक का उपयोग करके हम रंग परीक्षण को सफलतापूर्वक हम कर लेते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वस्त्र परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया था, देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी है प्रिंटिंग मशीन, डी है सिलाई मशीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, तो वस्त्र परीक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं और इस उपकरण के प्रयोग से हम जांच करते हैं, वस्त्र परीक्षण करते हैं, किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सहायता से। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं, एक मिनट, अगला प्रश्न, फाइबर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है। ए है हीटिंग टेस्ट, फिर अगले हम देख लेते हैं डाइंग टेस्ट, सी है बुनाई टेस्ट, डी है सिलाई टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हीटिंग टेस्ट, है ना। हीटिंग टेस्ट द्वारा हम क्या करते हैं, तो फाइबर की पहचान के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। फिर चलिए अगला देख लेते हैं, एक मिनट, वस्त्र परीक्षण में टेक्सटाइल टेस्टिंग किसके लिए होती है। तो देखते हैं जरा हम प्रश्न अपना, वस्त्र परीक्षण में टेक्सटाइल टेस्टिंग किसके लिए होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, फाइबर की लचीलापन देखने के लिए, फाइबर की ताकत, फिर है फाइबर का वजन, डी है फाइबर का रंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फाइबर की ताकत, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, वस्त्र परीक्षण में टेक्सटाइल सॉरी टेक्सटाइल टेस्टिंग के द्वारा हम इसको जांच लेते हैं। फिर है अगला प्रश्न हमारा,
फैशन उद्योग में पहला बड़ा बदलाव कब आया, है ना। पहला बड़ा बदलाव फैशन उद्योग में कब आया। ए है ऑप्शन हमारा औद्योगिक क्रांति, बी है ऑप्शन हमारा हरित क्रांति, सी है ऑप्शन हमारा स्वतंत्रता संग्राम, डी है डिजिटल क्रांति। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति, है ना। औद्योगिक क्रांति के समय से ही हमारे फैशन उद्योग में बहुत बड़ा बदलाव आया, है ना। फैशन उद्योग में हम तरह तरह की चीजों का जो है नया प्रयोग करने लगे, अनेक प्रकार की क्रांति आई और इस तरह से फैशन उद्योग में भी अनेक प्रकार के बदलाव आए। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ये है फैशन उद्योग में प्रेट ए पोर्टर का क्या अर्थ होता है, पोर्टर का, है ना। प्रेट ए पोर्टर का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, रेडीमेड कपड़े, बी है हैंडमेड कपड़े, सी है कस्टम मेड कपड़े, डी है पारंपरिक कपड़े। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेडीमेड कपड़े, है ना। प्रेट ए पोर्टर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो रेडीमेड कपड़े इसका अर्थ हो जाएगा। फिर चलिए देखने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वस्त्र उद्योग में फास्ट फैशन का क्या तात्पर्य है। तो फास्ट फैशन का तात्पर्य भी हम देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। ए है सस्ते और तेजी से तैयार कपड़े, बी है उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, सी है टिकाऊ और पारंपरिक कपड़े, डी है केवल लग्जरी वस्त्र। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सस्ते और तेजी से तैयार कपड़े, है ना। रेडीमेड वस्त्र उद्योग में फास्ट फैशन का उद्देश्य या इसका तात्पर्य यही कि सस्ते और तेजी से तैयार कपड़े। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का कौन सा शहर वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वाराणसी, सूरत, जयपुर, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनने चल रहा है, ऑप्शन बी सूरत, है ना। ये सूरत क्या है, तो ये हमारे भारतीय पारंपरिक वस्त्र, सॉरी एक मिनट, सस्ते और तेजी से तैयार कपड़ों का मुख्य केंद्र माना जाता है। कौन सा, तो ये माना जाता है सूरत। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखने चलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियां बनती हैं, आप लोग जानते हैं चंदेरी। और ये हमने जो हमारा ये ब्रांच वाइज रिवीजन हम कर रहे थे, तो उसमें हमारी जो क्लास नंबर 20 तक की आप पहुंचेंगे, तो वहां पर जो हमने ब्रांच वाइज रिवीजन करवाया है, तो उसमें हमने सारी जो है जितने भी पारंपरिक वस्त्र हैं, पारंपरिक जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं, इन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल से आपको जो हमारी और भी आप पढ़ेंगे टेक्सटाइल की क्लास, उसमें भी बताया। और ये पूरा जो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन इसके सारे कराए हैं, तो उससे आप प्लेलिस्ट पे जा करके आप जो है अच्छे से आप उसको पूरा तैयार कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सेवेंटी सिक्स नंबर का कि वस्त्र उद्योग में टिकाऊ उपयोग का मुख्य पहलू क्या है। तो ऑप्शन ए है पुनर्चक्रण, बी है कम लागत, सी है उच्च गुणवत्ता, डी है तेजी से उत्पादन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुनर्चक्रण, है ना। वस्त्र उद्योग में टिकाऊ उपयोग का मुख्य पहलू है पुनर्चक्रण। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा वस्त्र टिकाऊ वस्त्रों में शामिल नहीं है ना। कौन सा वस्त्र टिकाऊ वस्त्रों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जूट, कपास, नायलॉन, खादी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 78 नंबर का कि पारंपरिक वस्त्र, जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र है खादी, उसका क्या महत्व है। ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक, उच्च गुणवत्ता का प्रतीक, सस्ते उत्पाद का साधन, डी है मशीन निर्मित वस्त्र। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक, है ना, उसका प्रतीक माना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 79 नंबर का, वस्त्र उत्पादन में किस कारक का प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन देखने चलते हैं हम, फाइबर का प्रकार,
फिर है रंग, फिर है सी पर्यावरणीय स्थिति, डी है फिनिशिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रंग, है ना। रंग में क्या होता है? वस्त्र उत्पादन में इसका कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी प्रभाव तो पड़ना ही है भाई। फाइबर का प्रकार का ऐसा प्रकार है। फिर है पर्यावरणीय, उसकी मतलब पर्यावरणीय स्थिति, जलवायु कैसी है, किस जलवायु में वो फाइबर बन रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिनिशिंग का कि कैसी उस पर परिसज्जाएं की गई हैं, तो उसके स्थायित्व का, उसकी मजबूती का, उसकी लचक का, उसकी जो है टिकाऊपन का, उसके मोटाई का, लंबाई का, इन सब का जो है प्रभाव पड़ेगा। और रंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न हम देखने चलते हैं। वस्त्र उद्योग में कैरियर के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन हमारे हैं डिजाइनिंग, बी है उत्पादन प्रबंधन, सी है गुणवत्ता नियंत्रण, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। इन सारी चीजें जो है वस्त्र उद्योग के करियर में ये सारी चीजें ये उपलब्ध हैं विकल्प, है ना। डिजाइनिंग का आप कोर्स कर लीजिए, उत्पादन प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, ये सारी चीजें आप सीख करके आप अपने करियर को बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है वस्त्र उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? ऑप्शन है स्वचलन, है ना, ऑटोमेशन, फिर है मैनुअल उत्पादन, फिर है पारंपरिक बुनाई, डी है केबल डाइंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वचलन, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा होगा वस्त्र निर्माण में 3D प्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रश्न फिर से देख लेते हैं। वस्त्र निर्माण में 3D प्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फाइबर की मजबूती के लिए, बी है अनूठे डिजाइनर तैयार करने के लिए, सी है रंग स्थायित्व बढ़ाने के लिए, डी है कपड़े को मुलायम बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनूठे डिजाइन तैयार करने के लिए। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 83 नंबर का टिकाऊ वस्त्र उत्पादन में मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है? यानी कि टिकाऊ वस्त्र उत्पादन में मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है? ऑप्शन है उच्च लागत, बी है कम गुणवत्ता, सी है उपयोग में कठिनाई, डी है रंगों का अभाव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च लागत, है ना। उच्च लागत क्या करता है? तो ये जो टिकाऊ वस्त्र है उसमें ये बहुत बड़ी चुनौती है भाई। जब सीधी बात, जब उच्च लागत होगी तो कपड़े की कीमत महंगी होगी, तो हर व्यक्ति की पहुंच से वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 84 नंबर का कौन सा भारतीय वस्त्र बनारसी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं बनारसी सिल्क, बनारस कहाँ पड़ता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं वाराणसी, जयपुर, चंदेरी, कांचीपुरम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, है ना। ये आप जानते ही हैं बनारस की साड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर चलिए देखते हैं, एक मिनट, अगला प्रश्न 85 नंबर का कि वस्त्र उद्योग में रेडी टू वियर का क्या अर्थ है? तो रेडी टू वियर का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। ए है हाथ से बनाए गए कपड़े, बी है पहले से तैयार कपड़े, सी है कस्टमाइज्ड कपड़े, फिर हमारा डी है पारंपरिक कपड़े। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पहले से तैयार हुए कपड़े, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 86 नंबर का निटेड वस्त्र किस प्रकार की प्रक्रिया से तैयार होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं बुनाई प्रक्रिया, क्रोशिया से, निटिंग से, सिलाई से। तो करेक्ट आंसर के जो निटेड यहाँ पर हो जाएगा जो हम करघे के द्वारा ताने और बाने से हम जो है वस्त्र तैयार करते थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निटिंग के द्वारा हम निटेड वस्त्र तैयार करते हैं। फिर अगला प्रश्न है वस्त्र उत्पादन में जीरो वेस्ट का क्या उद्देश्य है? तो आप समझिए कि वस्त्र उत्पादन में जीरो वेस्ट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए है उत्पादन की गति को बढ़ाना, है ना, ये देख लेंगे। फिर है अपशिष्ट कम करना, फिर है उत्पादन लागत घटाना, डी है टिकाऊ वस्त्र बनाना।
तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का तात्पर्य है कि कोई भी चीज जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही कम मात्रा में हो या ना के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपशिष्ट को कम करना। जितने ज्यादा से ज्यादा जो हमारा रॉ मटेरियल बच रहा है वो कम से कम बचे। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट कम करना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा परिधान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं चिकनकारी के लिए कौन सा परिधान, तो ऑप्शन ए है बनारसी साड़ी, बी है लखनवी कुर्ता, सी है कांचीपुरम साड़ी, डी है पटोला साड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनवी कुर्ता, है ना। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो चिकनकारी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ की आपका प्रसिद्ध, लखनऊ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कहा, तो उत्तर प्रदेश में आपकी लखनऊ की चिकनकारी प्रसिद्ध है। और इसके जो है अनेकों नाम है, जैसे हो गया व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, हो गया शैडो वर्क, हो गया और जो है बहुत सारी चीजें इसको, इसमें तरह तरह के जो है टेपची, खटाऊ, बखिया, भंदा, मुरी, इस तरह अनेक प्रकार की जो है आपको देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें। और ये जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है बनने पर, और ये लखनऊ की प्रसिद्ध है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर का, कि रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, असम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम में क्या होता है, तो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन अधिक होता है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी वस्त्र किस प्रकार की तकनीकी से बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार की तकनीक से बनाए जाते हैं ये देखने चलते हैं। ऑप्शन ए है मशीन बुनाई, बी है हाथ से काता हुआ और बुना, डी है स्वचलित प्रक्रिया, डी है केवल डाइंग प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ से काता और बुना हुआ। हाथ से काताई और बुनाई करके खादी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और इसीलिए ये जो है आपके बहुत ही क्या आते हैं, तो बहुत ही महंगे वस्त्र ये आपके आते हैं, इतना आप लोग जानिए, है ना। क्योंकि भाई हाथ से बनते हैं तो इसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, वर्क जो है जो वर्कर होते हैं उनको भी मजदूरी देना, तो इसीलिए क्या होता है थोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक भी माने जाते हैं, और महंगे भी होते हैं, और ट्रेंडिंग में भी बहुत ज्यादा है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न हम देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का वस्त्र परीक्षण में क्या महत्व है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, वजन की जांच, बी है कपड़े की मजबूती, सी है रंग की जांच, डी है नमी और शोषण क्षमता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कपड़े की मजबूती। टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम क्या करते हैं, कपड़े की मजबूती को जांचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फाइबर परीक्षण में बर्न टेस्ट किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है फाइबर की संरचना जांचने के लिए, बी है फाइबर का वजन जांचने के लिए, सी है फाइबर का रंग जांचने के लिए, डी है फाइबर की लंबाई जांचने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फाइबर की संरचना जांचने के लिए, है ना। बर्न टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो हम फाइबर की संरचना को जांचने के लिए करते हैं। फिर देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, एक मिनट सॉरी, 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टिकाऊ वस्त्र निर्माण में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है। ऑप्शन ए है पुनर्चक्रण, बी है उच्च तापमान डाइंग, सी है मशीन बुनाई, डी है स्वचालित कटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्चक्रण, है ना। टिकाऊ वस्त्र निर्माण में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में एंटीबैक्टीरियल फिनिश का क्या उद्देश्य है। क्या पूछ रहा है, एंटीबैक्टीरियल उद्देश्य, इसको हम किस उद्देश्य से करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कपड़े का वजन बढ़ाना, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कपड़े को मुलायम बनाना, कपड़े को जलरोधी बनाना। तो देखिए मुलायम हमने प्रकार की मर्सरीकरण करके जो है परिसज्जा करके करते हैं, और जो जलरोधी होता है वाटर प्रूफिंग परिसज्जा करके करते हैं। वजन हम बढ़ाते हैं डिगमिंग प्रक्रिया के द्वारा। तो हमारा एक ही ऑप्शन क्या बचता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एंटीबैक्टीरियल फिनिशिंग इसको करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न चलते हैं देखने, पॉलिस्टर किस श्रेणी का फाइबर है। क्या पूछ रहे हैं, पॉलिस्टर। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक, बी है सिंथेटिक, सी है खनिज आधारित, डी है मिक्स्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंथेटिक, है ना। प्राकृतिक में क्या आते हैं आपके, प्राकृतिक में आपके आते हैं जैसे रेशम हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, आप लोग जानते चलिए, सूती हो गया, है ना,
और भी अनेक प्रकार के सूती के अलावा अनेक प्रकार के जैसे रेमी, हेम, वनीला, आवाका ये हो गए, है ना। खनिज आधारित आपके कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका एस्बेस्टेस हो गया, है ना। और जो आपके सिंथेटिक में आते हैं तो ये आपका पॉलिस्टर हो गया सिंथेटिक में, यानी कि रासायनिक में आता है। मिक्स्ड में आता है जैसे आपका हो गया रेयान, इसमें ये अर्ध सेलुलोजिक है। इस तरह से ये आपका पॉलिस्टर पूर्ण रूप से कृत्रिम रासायनिक रेशा है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा फाइबर सबसे अधिक नमी अवशोषित करता है। ऑप्शन है कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कपास। कपास हमारा सबसे ज्यादा नमी अवशोषित करने वाला फाइबर है। और कपास क्या है, तो एक प्राकृतिक फाइबर है। प्राकृतिक में भी क्या है, तो ये वनस्पतिक फाइबर है, ठीक है। और जो है इसका आपसे कहते हैं कि ये जो है इसमें 90 से 91% तक की क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। और इसमें नमी और शोषक क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न है, वस्त्रों में रंग स्थायित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या है। रंग की चमक बढ़ाना, रंग के स्थायित्व को जांचना, कपड़े की गुणवत्ता जांचना, वजन कम करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रंग के स्थायित्व को जांचना, है ना। रंग के स्थायित्व को जांच करके हम जांचने के लिए रंग स्थायित्व परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, गैर बुने हुए वस्त्रों का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फैशन, चिकित्सा, सजावट, निर्माण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, तो गैर बुने वस्त्रों का प्रयोग अधिकतर करते हैं, जो ताप और दाब से बनते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की केमिकल की सहायता से ताप और दाब से बनते हैं, तो उसमें हम चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग अधिक का अधिक मात्रा में करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। ए है उत्पादन बढ़ाना, बी है पर्यावरणीय प्रभाव कम करना, सी है लागत घटाना, डी है पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, है ना। पर्यावरणीय जो प्रभाव है उस जल अपशिष्ट जल प्रबंधन करके हम अच्छे से जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, तो जो पर्यावरणीय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, उसको हम कम कर सकेंगे। फिर अगला प्रश्न है 100 नंबर का, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। भारत में किस वस्त्र को सात्विक वस्त्र कहते हैं। ऑप्शन है खादी, रेशम, ऊन, कपास। देखिए सरल सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा करने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई रेशम भी हो सकता है ना, क्योंकि पवित्रता होती है, रेशम में ऐश्वर्य होता है। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए खादी, है ना। ऑप्शन ए खादी हमारा क्या है, तो ये एक सात्विक वस्त्र कहलाता है। इसी तरह के आसान से प्रश्न होते हैं, कहीं गलत हो जाए, ये सारी चीजें हैं। तो हमने जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। अब हमारे 25 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारा पूरा टेक्सटाइल क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला है 101 क्वेश्चन, वस्त्रों में जलरोधी फिनिश का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कपड़े की ताकत, कपड़े को पानी से बचाना, कपड़े का वजन बढ़ाना, रंग की चमक बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़े को पानी से बचाना, है ना। कपड़े को पानी से बचाना। फिर अगला प्रश्न है, स्टेटिंग फिनिश का उपयोग किस प्रकार के वस्त्रों में। वस्त्रों में होता है, ऑप्शन है सिंथेटिक वस्त्र, फिर है ऊनी वस्त्र, सी है सूती वस्त्र, डी है रेशमी वस्त्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिंथेटिक वस्त्र, है ना। सिंथेटिक वस्त्रों में क्या होता है, तो इसमें हम जो है एंटी स्टेविंग फिनिश का उपयोग करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो है 103 क्वेश्चन नंबर करेंगे हम। क्या है हमारा प्रश्न, इसको देख लेते हैं जरा सा फिर से, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे, कौन सा प्रक्रिया कपड़े को मुलायम बनाने के लिए होती है। ऑप्शन है कैलेंडरिंग, मर्सराइजेशन, संकोचन प्रूफिंग, डी है वाटर प्रूफिंग।
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्सराइजेशन प्रक्रिया, है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। डेनिम किस बुनाई से तैयार होता है ना। ऑप्शन है ट्विल, पाइल, फिर है ये पाइल लिखा लेकिन पाइल हो जाएगा, है ना। पाइल एक बुनाई होती है, वो जान लीजिएगा। फिर है सैटिन, फिर है टेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विल, है ना। ट्विल से ही डेनिम प्रभाव जो है क्या होता है, तो ये तैयार होता है वस्त्र। इसमें कैसा, तो इसमें ऐसे ऐसे करके आपको रेसे, इसमें तिरछा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये एक सूती कपड़ा है, बहुत ही मजबूत कपड़ा होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, बांधनी किस राज्य की पारंपरिक वस्त्र कला है। ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर जो है गुजरात और महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात और राजस्थान। ये बांधनी गुजरात और राजस्थान के प्रसिद्ध है। इसी को हम क्या कहते हैं? टाई एंड डाई। इसी से अनेक प्रकार के दुपट्टे, साड़ियां और जो है पारंपरिक वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो कपड़ों को बनाने के बाद उसमें बांध बांध करके गांठे लगा करके पक्के रंगों से रंगा जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की चुनरियां, साड़ियां, ये सब चीजें तैयार की जाती है। और ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र कला है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पारंपरिक भारतीय वस्त्र पटोला किसके लिए प्रसिद्ध है, या पटोला किस लिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए पटोला कहाँ का है। इसमें मेंशन नहीं, पटोला आपका गुजरात का, ठीक है। कहाँ का? तो पटोला गुजरात का है। ऑप्शन ए है बनारसी बुनाई, डबल इकट बुनाई, सी है चिकनकारी कढ़ाई, डी है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डबल इकत बुनाई, है ना। इकट लिखा हुआ लेकिन क्या होगा? इकत, ठीक है। इकत बुनाई, इसी से जो है इसमें हम ताने और बाने के धागों को रंगते हैं। इस तरह से इस वस्त्र को हम तैयार करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ब्लॉक प्रिंटिंग का मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है मशीन द्वारा छपाई, हाथ से छपाई, डिजिटल छपाई, डी है स्क्रीन छपाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ से छपाई, है ना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने ठप्पा बना दिया, जो ऐसे भी हो गया, जो भी आकार आपने बनाया उसमें जो है उस पर नक्काशी कर ली जाती है। फिर उस पर जो है पेंट की रंग लगा करके फिर उसमें आप क्या करते हैं, उस पर ठप्पा से हाथ से छपाई करते हैं, वही आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। फिर अगला है, कांचीपुरम साड़ी मुख्य रूप से किस फाइबर से बनती है। ऑप्शन है रेशम, सूती, ऊन, नालान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेशम। कांचीपुरम की साड़ियां रेशम से बनती हैं। फिर अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंटिंग की कला किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की अजरक प्रिंटिंग कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देता है। ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, निर्माण, कपड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। वस्त्र उद्योग, कपड़ा के जो उद्योग है उसके क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करता है। फिर देखिए 111 नंबर प्रश्न, कपड़े के रंग स्थायित्व का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। वो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन ए है वॉश टेस्ट, बी है बर्न टेस्ट, सी है निटिंग टेस्ट, डी है वेटिंग टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉश टेस्ट, है ना। कपड़े को धुल करके वॉश टेस्ट द्वारा हम रंग स्थायित्व परीक्षण को करते हैं। फिर चलिए एक मिनट देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा पारंपरिक वस्त्र फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, असम। कौन सा पारंपरिक वस्त्र फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक वस्त्र फुलकारी के लिए प्रसिद्ध ये भी है। और कौन सा हो जाएगा आपका राज्य, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब की जो है फुलकारी प्रसिद्ध है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं अन्य, इसको हम गुलकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके क्या क्या बनते हैं, तो इसका हो गया जैसे आपका जो है चोप हो गया, है ना, सुभर हो गया, नीलक हो गया, इसमें और होता है थिरमा हो गया। अनेक प्रकार के जो है कपड़े इसकी कढ़ाई से बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र इससे तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में वस्त्र मुख्यतः किससे बनते हैं। ऑप्शन है रेशम, पॉलिस्टर, ऊन, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेशम। उत्तरी पूर्वी भारत में मुख्यतः रेशम से वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
खादी उत्पादन में सबसे अधिक किस फाइबर का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सूती, फिर है रेशम, फिर है ऊन, फिर है सिंथेटिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूती, है ना। सूती धागे से ही हम खादी वस्त्र उत्पादन का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वस्त्रों में आग निरोधी फिनिश का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वजन बढ़ाना, आग से सुरक्षा प्रदान, सी है रंग स्थिर, डी है कपड़े की मजबूती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, आग से सुरक्षा प्रदान करना। आग निरोधी फिनिश का यही मुख्य उद्देश्य होता है, आग से सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखने चलते हैं 116 नंबर का, चंदेरी साड़ी की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए है हल्के वजन और चमक के लिए, भारी वजन और मोटा कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर, डी है डिजिटल प्रिंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्के वजन और चमक के लिए, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा फाइबर सबसे अधिक लोचदार होता है? ऑप्शन देख लेते, ए है नायलॉन, है ना। अगले हमारे ऑप्शन है कपास, फिर है रेशम, फिर है पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नायलॉन। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा प्रक्रिया वस्त्रों को झुर्रियों से मुक्त रखती है? ऑप्शन ए है सैनिटाइजिंग, बी है क्रेज रेजिस्टेंस फिनिश, सी है डाई फिनिश, डी है कैलेंडरिंग। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो वस्त्रों की झुर्रियों से मुक्त रखने की कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी, क्रेज रजिस्ट्रेट फिनिश। इससे हम झुर्रियों मुक्त कपड़ा बनाते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में इको फ्रेंडली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद, है ना। फिर है तेजी से उत्पाद, फिर सी है उच्च लागत, डी है चमकीले रंगों का उपयोग। तो करेक्ट आंसर, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इको फ्रेंडली। इसका तात्पर्य होता है जो कि क्या हो, जब इको फ्रेंडली की, एक मिनट, इसकी बात आती है तो ये होता है पर्यावरण अनुकूल। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये याद रखिए, लैंग्वेज पहचानना, अगर कहीं पर्यावरण अनुकूल लिखा हो या फिर इको फ्रेंडली, एक ही चीज है। पर्यावरण अनुकूल का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादन, जो इसके अनुकूल हो, ना कि उच्च लागत, ना कि तेजी से उत्पादन, ना कि चमकीले, ये चीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद। फिर देखिए अगला हो हमारा प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, चीन, फिर है अमेरिका, फिर है ब्राजील। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। प्रश्न है हमारा, एक मिनट, मद्रास चेक्स किस प्रकार के वस्त्र हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी, सिंथेटिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती, है ना। मद्रास चेक्स में सूती वस्त्रों का प्रयोग होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, फैब्रिक काउंट का क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं, कपड़े की लंबाई, कपड़े की चौड़ाई, कपड़े में धागे की संख्या। तो चलिए फिर हमारा एक और ऑप्शन बचता है, कपड़े का वजन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कपड़े में धागों की संख्या। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेशम उद्योग में टसर रेशम, है ना, तसर लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? टसर। टसर रेशम किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, है ना। झारखंड में टसर रेशम बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, साटन बुनाई की विशेषता क्या है? ऑप्शन है मुलायम और चमकदार कपड़ा, मोटा और भारी कपड़ा, खुरदरा कपड़ा, सस्ता और सामान्य कपड़ा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुलायम और चमकदार कपड़ा। साटन बुनाई से हमें मुलायम और चमकदार कपड़ा प्राप्त होता है। फिर आज की सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, वस्त्रों की देखभाल में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है फाइबर का प्रकार, बी है धुलाई की विधि, सी है तापमान नियंत्रण,
डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। वस्त्रों की देखभाल में हम भाई फाइबर का प्रकार देखेंगे, धुलाई की विधि देखेंगे, तापमान पता लगा रेशम का कपड़ा है उसको हमने सर्फ में भिगो करके रगड़ रगड़ के उच्च तापमान पे अगर हम धुल दिए तो हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम कपड़ों को हर चीज देखेंगे, फाइबर कैसा है, उस कैसी विधि से धुल रहे हैं, कितने तापमान पर, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए कपड़ों को धुलेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे 125 प्रश्न क्या हुए? तो कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो है वस्त्र विज्ञान जो हमने पढ़ाने चल रहे थे हम, ये पूरा हमारा जो ब्रांच वाइज रिवीजन था ये कंप्लीट हो गया है। कल से हम क्या पढ़ेंगे? तो कल से हम पढ़ेंगे हेल्थ साइंस। ये हम करेंगे जो है टॉपिक वाइज रिवीजन, ठीक है। इसको हम 8-10 क्लास में पूरा, या फिर 8 क्लास में, ज्यादा बहुत ज्यादा टॉपिक इसके नहीं है, पूरा इसको एक छोटी सी छोटी, इसमें रोग हो गए, रोगाड़ हो गए, सफाई, स्वच्छता, WHO ने क्या कहा, ये सारी चीजें ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे ब्रांच वाइज रिवीजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। तो फिर इस तरह से हमने अपनी टेक्सटाइल की क्लास कंप्लीट की। और आप लोगों ने मतलब हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप अपनी पूरी टेक्सटाइल की जो ब्रांच वाइज रिवीजन है उसको देख लीजिएगा। और इसकी आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे। बाकी जो 50 डेज सीरीज चल रही थी उसकी भी जो है हमारी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला होगा उसको भी हम जो हेल्थ साइंस वो सबकी अलग अलग ब्रांच वाइज रिवीजन कंप्लीट कराने के बाद उसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप अपना रिवीजन करते रहिए और समय बहुत ही कम है। आप जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखिए। और क्योंकि जो है एक एक दिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक ही दिन कम पड़ता जा रहा है। ठंड भी बहुत है लेकिन किस और समय भी बहुत कम मिल पा रहा होगा सब लोगों को, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी, देखिए आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको इकट्ठे सारी चीजें प्रोवाइड हो जाए। इसका कोई मतलब नहीं कि हमने एक टॉपिक उठाया 5 घंटों। तो आप सिलेबस को ध्यान में रखिए। हमने जो सबसे पहले ही आपको क्या बता दिया था, जिससे देखिए सबसे पहले ही हमने ऊपर आपको पूरा डिस्कशन कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको ज्यादा रिवीजन करना। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा आपको रिवीजन करा ही दिया है। फाइबर के प्रकार, संरचना, कपड़ों के निर्माण तकनीक, है ना। ये सारे जो भी आपके टॉपिक हैं इनको आप नोट कर लीजिए प्लीज, हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसी के अकॉर्डिंग पूरी जो है अपनी तैयारी करिए। ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने में, इधर उधर पढ़ने में कोई ज्यादा समय न गवाइए। अपना आप इस तरह से पढ़ते रहिए। और ये टॉपिक छोटे छोटे जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं और विशेष कठिन नहीं, सिर्फ क्या है आपको रिवीजन करने की देर है। और बाकी आपका सब कंप्लीट है, हम समझ रहे हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास होगी हमारी कौन सी? तो वो होगी हमारी हेल्थ साइंस की, स्टार्ट करेंगे हम। और उसके अलावा जो 50 डेज सीरीज होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर। अपने खुश रहिए, मस्त रहिए।